नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज है बेसिकली आपका कौन सी डेट? आज डेट है आपकी 9 जनवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, अच्छे से देखा करिए, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न के आधार पर हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं। यानी कि हर दिन हम लोग 10 टॉपिक करते हैं और 10 टॉपिक पर आधारित 10 जो है बदलते पैटर्न के आधार पर हम लोग टॉपिक्स को करते हैं, यानी कि प्रश्नों को उनको करते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पर आप लोगों में से कोई भी नया है तो आप लोगों के लिए एक सूचना है कि आप लोग 2 कॉपी रखिएगा अपने साथ में। जब मेरा करंट अफेयर्स देखिएगा, एक कॉपी वो आपको रखनी है जिसमें मैं आपको होमवर्क देता हूं, जिसमें मैं आपको टास्क देता हूं, जो कि आपकी स्टैटिक पोर्शन होते हैं, डायनेमिक पोर्शन भी होते हैं। और दूसरी कॉपी जो होती है वह कॉपी दरअसल आपकी यूपीएससी या पीसीएस में मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन के लिए होती है। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं यहां पर आपको यह भी दे दूं कि दरअसल अभी हम लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। यानी कि जिनको 2024 में एग्जाम देना है, 25 में एग्जाम देना है, वह सभी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा पीसीएस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। जिसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मेरा नंबर दिया गया है, वहां पर आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो कि आपके पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। कोई यहां पर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके लिए मैं अभी जस्ट मैं आपके सामने एक नंबर डायरेक्टली मैं आपको दे दे रहा हूं, ताकि आप चाहें तो उस नंबर से जो है संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली। हालांकि नीचे जो कांटेक्ट नंबर दिए हैं आप इससे भी चाहे तो संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक नंबर और दे रहा हूं मैं अपना, जिस पर आप डायरेक्टली मुझसे जो है संपर्क कर सकते हैं और अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो डायरेक्टली कर सकते हैं। वो नंबर आप लोग कांटेक्ट नंबर नोट कर लीजिएगा। इस कांटेक्ट नंबर पर आपको जो क्या करना है, संपर्क करना है। ये देखिए मैं आपको नंबर लिख दे रहा हूं, 860 क्या है, 86044 क्या 44 और 44 के अलावा हो जाएगा 09201। इस नंबर पर आप जो क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। 860 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्या करना है आपको, व्हाट्सएप करना है और उस पर लिखना है मेंस आंसर राइटिंग। ये लिख करके आपको भेज देना है, व्हाट्सएप कर देना है और मैं आपको कॉल करूंगा। आपको लिखना होगा 2024 के लिए अगर आपको कॉपी लिखनी होगी, या इसके अलावा अगर आपको बेसिकली 25-26 के लिए आंसर राइटिंग करनी होगी, तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली मुझसे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। ये हम लोगों ने अभी बहुत ही अच्छा जो है एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया। ठीक है, आप इसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को बेसिकली स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, लास्ट डे का कुछ हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन करेंगे कि दरअसल हमने क्या कुछ कल जो है पढ़ा था। रिवीजन के लिए एक महत्वपूर्ण बात मैं आप पर बता दूं, ताकि फिर हम लोग आगे बढ़े। एक बात ध्यान रखिएगा, जीएस का रिवीजन हो, करंट अफेयर्स का रिवीजन हो, वो आपको करना है। रिवीजन कैसे करना है, जरा एक बार हम थोड़ा सा एक मिनट के लिए रुक करके हम समझा देते हैं। आपको रिवीजन डे टू डे करना है, डे टू डे आपको रिवीजन करना है। इसका मतलब भाई साहब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आज आपने जो पढ़ा है, कल जब सुबह आप उठे तो आज जो आपने पढ़ा है उसका क्या करें, आप रिवीजन कर लें। एक बात। दूसरा, वीक में, सप्ताह में आपको क्या करना है, आपको सप्ताह में सैटरडे या फिर संडे, ठीक है, या दोनों दिन आपको क्या करना है, रिवीजन। यानी कि विगत 5 से 6 दिनों में आपने जो पढ़ा होगा उसको साप्ताहिक रूप से आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। फिर जब 15 दिन बीतेगा, आफ्टर 15 डेज भी भाई साहब आपको क्या करना है, जो आपने विगत 15 दिनों में 14 दिनों में पढ़ा होगा उसको आपको 15वें या 16वें दिन क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। और फिर जब 1 महीना होगा, 1 महीने पर फिर से आपने जो पूरे 29 दिन 30 दिन आपने पढ़ा होगा, उस 30वें दिन आपको क्या करना है भाई साहब, रिवीजन कर लेना है। यह नीति अपनाकर आप देखिए, इस फैक्ट को आप जो है अपनी जिंदगी में फॉलो करिए। यकीन मानिएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन को है गलत नहीं होगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप परीक्षा में प्रश्न को देखते हैं तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता होगा, लगभग प्रश्न नहीं होता होगा जो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन बावजूद इसके वह प्रश्न आपसे गलत हो जाता है। इसका कारण जो सबसे मेन है वो यह है कि आप रिवीजन नहीं करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको डे टू डे रिवीजन करना है। ठीक है, इसके अलावा साप्ताहिक रिवीजन करना है, फिर 15 दिन पर रिवीजन करना है और फिर 1 महीने पर रिवीजन करना है। ये लगभग 4 से 5 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद वो टॉपिक आपके दिल दिमाग में जो है पूरी तरीके से उतर जाएगा। फिर वह फैक्ट, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से नहीं जाएगा और आपके परीक्षा में प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। तो ये छोटी सी बात है जिसे आप अपने जीवन में एक बार उतार के देखिए, 1 महीना ये काम करके देखिए, फिर आप मुझसे बात करिएगा। ठीक है, चलिए
इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं रिवीजन। तो रिवीजन में क्या है कि अभी तंबाकू बोर्ड चर्चाओं में था और तंबाकू बोर्ड ने अभी हाल ही में क्या किया, अपना स्थापना दिवस मनाया है। तंबाकू बोर्ड बेसिकली तंबाकू उद्योग को बढ़ाने के लिए बेसिकली काम करता है। यानी कि अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के तहत 1 जनवरी 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। किसका मुख्यालय भैया, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में नोरो वायरस के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने नोरो वायरस के मामलों में वृद्धि के संदर्भ में चेतावनी जारी की है। नोरो वायरस आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके अलावा जनवरी 2015 को नीति आयोग, जिसका पहला नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन, यानी जिसको हम लोग योजना आयोग कहते थे, योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार ने इसका नाम नीति आयोग रख दिया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग था। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है भाई साहब, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह नीति आयोग का क्या है, बेसिकली जो है फुल नेम है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी के बीच में कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित एलहंका में आयोजित किया जाएगा। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। ओम बिरला जी ने नई दिल्ली में पंचायत से संसद नामक जो है कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। मैंने आपको बताया था कि पंचायत से संसद का मतलब यह है कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न अलग अलग स्टेटों के विभिन्न पंचायतों से चुनी गई अनुसूचित जो महिलाएं हैं उनको बेसिकली पार्लियामेंट के बारे में जानकारी देना और उनको सशक्त करना, ताकि वो विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सके। इसके अलावा कर्नाटक में HMV वायरस के 2 नए मामले सामने आए हैं। इस वजह से जो है ये HMV वायरस जो है क्या है, चर्चाओं में। इसके बारे में कल हमने आपको डिटेल्स में समझाया हुआ था। हाल ही में 1000 किलोमीटर की लंबाई के साथ दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है मेट्रो रेल नेटवर्क किसके पास हो गया है, भारत के पास हो गया। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वाभिमान अपार्टमेंट पहल की शुरुआत की गई। स्वाभिमान अपार्टमेंट पहल के बारे में कल हमने आपको बताया था कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो आर्थिक रूप से जो कमजोर जो व्यक्ति हैं उनके लिए अपार्टमेंट जो है बनाए गए हैं, जो है आधुनिक सुख सुविधाओं से वो लैस फ्लैट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटित किया है अभी हाल ही में। ठीक है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में 27वें अंतरराष्ट्रीय वेदांत सम्मेलन को क्या किया गया, संबोधित किया गया है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा द्वीपीय विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अभी हाल ही में क्या की गई है, अध्यक्षता की गई है। और इस द्वीपीय विकास एजेंसी है, इसकी अध्यक्षता बेसिकली आपके गृह मंत्री ही करते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो भी द्वीपीय क्षेत्र है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह, उनके विकास के लिए बेसिकली जो है बैठक आयोजित की जाती है। तो ये हमने लास्ट में पढ़ा था और लास्ट में हमने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था कि बताओ भारत मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर आ गया है, तो वो आ गया है आपका बेसिकली जो है तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर शायद चाइना है, दूसरे पर अमेरिका है, तीसरे पर शायद क्या, तीसरे पर तो है भारत। ठीक है, चलो अब हम आते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स पर, यानी कि हमारा पहला टॉपिक क्या है कि इस्पात मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है। देखो शब्द यहां पर क्या आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जिसको हम इन शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, AI कहते हैं। आपको मैंने कई बार कहा है कि दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने AI पर कोई नोट्स नहीं बनाया है, अगर अभी तक आपने AI पर कोई भी चीजें नहीं लिखी है, चाहे वो आपका क्या हो, निबंध के पृष्ठभूमि से हो, या आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है लिख लेना है। AI आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, इस्पात मंत्रालय ने दरअसल क्या किया है, दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है, इसीलिए चर्चाओं में है। इसके क्या क्या की पॉइंट्स है, आइए हम लोग इस पर नजर डालते हैं जब फटाफट। तो इस्पात मंत्रालय ने कहां पर, नई दिल्ली, प्लेस याद रखिएगा, में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। ठीक बात, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, मोटो क्या था बेसिकली, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उस कार्यक्रम का मोटो क्या था, उद्देश्य क्या था, वह आपके परीक्षा में कूट के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको पर्टिकुलर कार्यक्रम या आयोजन जो भी करता होते हैं, जो उनके नाम प्लस आयोजन का उद्देश्य क्या था, ये दोनों चीजें आपको दरअसल पता होनी चाहिए। ठीक है,
तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस्पात उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाना है। आप ये जानते होंगे दरअसल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्षेत्र में जो है प्रभावी रूप से जो है विकसित हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो आपका, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो कोई चीज, या स्पेस टेक्नोलॉजी में हो। एआई का प्रभुत्व दरअसल इस समय बहुत तेजी के साथ जो है बढ़ रहा है, और ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल हम किस रूप में कर सकते हैं, इस पर प्रयोग और अनुप्रयोग बहुत तेजी के साथ जो है चल रहे हैं। कहा जाता है कि जहां एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम बहुत ज्यादा सशक्त होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होगा, जो आईटी सेक्टर है उस आईटी सेक्टर में नौकरियां जो है जाने लगेंगी, क्योंकि एक काम को अगर जो है बेसिकली जो है कई लोग करते हैं, तो उसी एक काम को जो है मतलब बहुत बहुत जल्दी से बहुत तेजी के साथ एक काम को 10 लोग करते हैं, तो उसी एक काम को, छोटे से काम को एक एआई के माध्यम से बहुत ही आसानी के तरीके से जो इसको किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जहां एक और आर्टिफिशियल से हम सशक्त और मजबूत बनेंगे, कामों की जो हमारी प्रोडक्टिविटी होगी बढ़ेगी, क्षमता हमारी बढ़ेगी, तो वहीं दूसरी ओर हो सकता है इससे व्यापक स्तर पर जो है बेरोजगारी जैसी समस्याओं के साथ साथ में अलग अलग समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसके प्रभाव नकारात्मक सकारात्मक दोनों हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा, जो कि आप एग्जाम के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आपके इंटरव्यू में प्रश्न पूछ रहे। अभी कई बार कहते हैं सर मैं प्री निकाल लूंगा, सर मैं मुख्य परीक्षा निकाल लूंगा, सर इंटरव्यू में लटक जाऊंगा। कहां लटक जाओगे जी भाई, कहां लटक जाओगे? लटक इसलिए जाओगे क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हो चीजों को। तो जो चीजें चर्चाओं में रहती है उस पर आप ध्यान दिया करो, इंटरव्यू में नहीं लटकोगे। ठीक है, चलो भाषण में आ गई, यानी कि एआई पर आपको नोट्स बना लेने हैं। चलिए आगे। इस अवसर पर इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंड्रिक ने इस्पात क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कौशल को लागू करने की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला कि किस तरीके से हम लोग इस्पात मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में जो है हम एआई को शामिल कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब इस पर आधारित एक सिंपल सा प्यारा सा बढ़िया सा खूबसूरत सा प्रश्न आ जाएगा कि अभी हाल ही में क्या हुआ है। हाल ही में इस्पात मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया, यानी कि आपके सामने क्वेश्चन मार्क लिखा है, लगा हुआ है कि कहां पर, लखनऊ में, अजमेर में, नई दिल्ली में या फिर पुणे में। आप कहेंगे सर पुणे, सॉरी नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक दिन मैंने आपको बताया था या कई दिन मैंने आपको बताया है कि कई बार क्या होता है कि ऐसे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए होते हैं, अगर आपको वह उत्तर नहीं आता है, फॉर एग्जांपल के लिए इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता एग्जांपल के लिए, और आपको तुक्का लगाना कि यार बस गायत्री मंत्र पढ़ करके अक्कड़ बक्कड़ मार के आपको लगा देना, टिक लगा देना, कुछ भी गोला भर देना है, वो काम मत करना। अगर आपको ऐसे अगर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिन 4 विकल्पों में एक विकल्प नई दिल्ली का दिया गया है, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो अधिकतर चांस में क्या होता है कि नई दिल्ली वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात को मानिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार एक क्वेश्चन पर जुआ खेलना है, आप खेल सकते हैं, नई दिल्ली को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा सी। आगे टॉपिक नंबर 2 है आपका सामने, पिग बुचरिंग स्कैम। ये क्या होता है भाई, पिग, सॉरी ये पिग नहीं होगा, पिग होगा। पिग बुचरिंग या पिग बुचरिंग, कई जगह पर पिग भी लिखा रहता है, बेसिकली पिग होगा, पिग बुचरिंग स्कैम। ठीक है, ये क्या है भाई साहब, ये खतरनाक स्कैम अभी चल रहा है। आप सभी लोगों के फोन पर अलग अलग प्रकार के जो है बेसिकली आजकल लिंक आ रहे होंगे, बहुत प्रकार की चीजें आ रही होंगी, बहुत खतरनाक चीजें चल रही हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, बहुत ज्यादा लिंक वगैरह मत ओपन किया करिए, बहुत खतरनाक है। पूरा का पूरा आपका अकाउंट, पूरी फोटोज, पूरा बैलेंस आपका खाली हो जाएगा। अभी ये पिंग जो है बुचरिंग स्कैम चल रहा है, बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर गुलामी जैसा कॉन्सेप्ट आपके सामने आया है। क्या, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर गुलामी जैसा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक व्यक्ति होगा, क्या, एक व्यक्ति होगा और एक व्यक्ति क्या कहेगा आपसे, ये व्यक्ति है कोई, ठीक है, बढ़िया से बाल बना दो, इसके बाल काले होते भाई साहब, भूल जाता हूं मैं, बाल काले हैं इसके, ठीक है, बाल काले, बढ़िया सा मुस्कुरा रहा है, ठीक है, और बढ़िया कपड़े अपने पहन रखा है इसने, ठीक है, बढ़िया से कपड़े अपने पहन रखा है, और आपके सामने जो है ये आता है, ठीक है, आपके सामने आता है, कहता है यार कि ये कोई फला कोई कंपनी है, इसमें आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। अब आप जैसे सुनते हो इसको, इसकी बात को एकदम गदगद हो जाते हो, एकदम मुस्कुराने लगते हो एकदम बढ़िया से, वाह क्या बात है, हम तो खुश हो गए। ये आपको क्या कहता है कि यार इस कंपनी में, इस जगह पर आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। और आपको लालच देता है एक तरीके से कि भाई इसमें ऐसा ऐसा करोगे तो आपको इतना सारा पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
बहुत प्रकार की आपको लालच वगैरह देता है, और आप क्या काम करते हो, यहां पर इस कंपनी में अपनी मनी को क्या करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हो, इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो। जब आप यहां पर एक बड़े स्तर पर पैसा पे कर देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो, तो ये जो व्यक्ति है, ये और इस व्यक्ति की जो कंपनी का नाम है, ये क्या करती है, तुरंत कहीं से गायब रहती है, भाग जाती है, खटखट क्या करती है, भाग जाती है, तुरंत कहीं भाग जाएगा। आप ढूंढते रहोगे, अरे बाप रे, हमने तो आपको यहां पर 10 लाख रुपया लगा दिया, हमने यहां पर इतना लाख रुपया लगा दिया, कहां गया व्यक्ति, वो कहां गई कंपनी, गायब। तो ये पिग बुचरिंग, इस पिग बुचरिंग का मतलब क्या हुआ, पिग बुचरिंग जो शब्द है बेसिकली पिग बुचरिंग से लिया गया है। दैट मीन कि जिस तरीके से कहा जाता है कि जिस तरीके से पहले जब सुअर को काटना होता है उसको खिलाया पिलाया जाता है, अच्छी तरीके से उसको मोटा ताजा किया जाता है। ये भाई साहब को क्या करेंगे, आपको खूब ज्यादा पहले ललचाएंगे, ये पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, आपको इतना दुगना पैसा मिल जाएगा वगैरह वगैरह करके आप दिल गार्डन हो जाएगा आपका। अरे अच्छा 10 रुपया लगाऊंगा तो 10,000 मिलेगा, अच्छा ठीक है। तो आप क्या करते हो, बेसिकली ये करना शुरू कर देते हो, और फिर जब आप बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर देते हो तो ये भाई साहब क्या करते हैं, या इनकी कंपनी कहीं दूर जो है क्या होती है, भाग जाती है, या आपको चूना लगा करके आपको जो बेवकूफ बनाकर कहीं गायब हो जाती है। दैट्स कॉल्ड पिग बुचरिंग स्कैम, ठीक है। यानी कि जहां पर साइबर अटैक जैसा चीज होती है, या आपको मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्या आपको देखने को यहां पर मिलती है। साइबर अटैक के माध्यम से भी आपको अलग अलग तरीकों से जो है आपको जो है फंसाया जाता है, और आप जो है क्या करते हो, फंस जाते हो। यानी कि आपसे कहा जाएगा कि आप यहां पर पैसा कर दो, आप अपने भीम एप्लीकेशन का क्या करो, ओटीपी बता दो, आपके यहां पर अकाउंट जो है दुगना हो जाएगा, फलाना ढिमका, बहुत सारी प्रकार की बातें आपको देखने को मिलती है। इसलिए साइबर अटैक से, साइबर क्राइम से आप लोग प्लीज बचा करिएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पिग बुचरिंग स्कैम कहते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग आइए हम लोग चर्चा करते हैं इससे, या इसे कह लीजिए, इसे मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर गुलामी। क्या साइबर गुलामी, साइबर गुलामी का मतलब क्या हुआ कि आप गुलाम हो जाते हो किसी व्यक्ति की, या वो जो कहेगा वही करोगे, या आपको कुछ ऐसे चीजों में फंसा देगा कि आप ना चाह करके भी उसकी बातों को क्या करोगे, मानोगे। तो साइबर गुलामी यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर गुलामी जैसे अपराध बेसिकली इसमें शामिल हैं। इसके तहत कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर निवेश करने हेतु प्रेरित करता है। ऐसे में निवेश करने के पश्चात सामने वाला व्यक्ति कहीं भाग जाता है। सामने वाला मतलब जो आपसे इन्वेस्ट करने के लिए कहता है, ठीक है, जिसके भी बाल काले काले थे, ठीक है। पिग बुचरिंग शब्द सुअर काटने की प्रथा से संबंधित है, जिस प्रकार से सुअर को काटने से पहले बेसिकली क्या गया था, उसको खिलाया पिलाया जाता है, मोटा किया जाता है, और उसको फिर बाद में काट दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आजकल जो है क्राइम चल रहा है, बच के रहिएगा। बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी मत करिएगा, ठीक है, खतरनाक है। कौन सा ओटीपी आ गया, फट से आपने ओटीपी डाला, पता चल रहा कि सारा अकाउंट खा लिया आपका, ठीक है। बचे रहना भाई साहब, ठीक है। बहुत शॉपिंग करते हो आप लोग ऑनलाइन में, जानता हूं, ठीक है। चलो अब आप इस पर आधारित एक प्रश्न है, प्रश्न किस प्रकार से बन गया। अब जैसे ये आपके सामने टॉपिक जो है रहा, आपने पढ़ा, अब आप सोचोगे यार इसमें इस टॉपिक में कैसे प्रश्न पूछ लेगा। अब आप दिमाग आपका जो है लगाना, जरा समझना पैटर्न को, कैसे बदल रहा है पैटर्न। आप कहोगे यार इसमें मैं क्या पढ़ूं, इसमें कोई डेटा भी नहीं है, कुछ बात भी नहीं यार, कैसे मैं इसमें कैसे करंट अफेयर्स पढ़ूं। तो जैसे शब्द क्या है, पिग बुचरिंग स्कैम। अब पिग बुचरिंग स्कैम हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, तो यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में पिग बुचरिंग स्कैम शब्द चर्चा में रहा है, इसका संबंध किससे है। तो यानी कि इस शब्द के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए थी, राइट। तो अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में एक प्रकार का स्कैम है क्या भाई, ये वही है क्या। आप कहोगे जी अच्छा, कैसे, ऐसे नहीं होगा जी, नहीं ये तो नहीं है भाई साहब। दूसरा आप कहोगे यह एक प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराध है। यस बिल्कुल सही बात, यही तो है, ये प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग है, यानी कि यही वाला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी 2 ऑप्शन बचते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, इंटरनेट का एक प्रकार का स्कैम है। ये बेसिकली इसको हम इंटरनेट का एक प्रकार का स्कैम कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है, डिस्प्यूटेड हो जाता है। ये ऑप्शन मैंने जानबूझ के डाला है, लेकिन ध्यान रखना नजदीकी जो इसका उत्तर होगा वो यही होगा, इंटरनेट स्कैम है। क्योंकि इंटरनेट स्कैम में कई प्रकार के स्कैम शामिल हो जाते हैं, जबकि यह खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराध है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली नजदीकी उत्तर क्या होगा, ये वाला होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पर डिस्प्यूटेड होता है तो या तो ऐसे प्रश्नों को हटा देता है, या फिर यही वाला सही मानेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला मैंने ऑप्शन जानबूझ के डाला है कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है जहां पर थोड़ी सी समानता होती है, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। दूसरा, स्पेस टेक्नोलॉजी में एक प्रकार का स्कैम है, नहीं बिल्कुल नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी में नहीं है स्कैम, ठीक है। चलो तो बी वाला क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई बात हमारे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ो भैया, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखो बी वाला, ठीक है। आगे बढ़ो, अब आपके सामने तीसरा टॉपिक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अभी आप सभी लोग चर्चाओं में रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट बेसिकली इस पर जो है किया था, और उर्स की जो है उर्स लगता है, आप जो जानते होंगे
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इस पर जो है बेसिकली आपके मेंस में टिप्पणी लिखने के भी आता है। चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर उर्स का आयोजन होने से चर्चाओं में रहता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग एक एक दो पॉइंट्स को थोड़ा सा क्या करते हैं, देख लेते हैं कि ये क्या कुछ है। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर उनकी जो है दरगाह पर हर साल जो है क्या होता है, उर्स लगाया जाता है। अजमेर आप लोग सभी लोग जाते होंगे, यहां पर हिंदू मुस्लिम और अन्य अलग अलग धर्मों के लोग भी इसमें जो है बेसिकली जाते हैं। अपने आप में एक बड़ा जो है आयोजन होता है ये। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन की, तो उनका जन्म बेसिकली 1141 ईस्वी में अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के चिश्ती नामक जो है बेसिकली स्थान या कस्बे में हुआ था। निधन इनका 1236 में हो गया, यह भी आप सभी लोग जानते होंगे। कहीं कहीं पर 1235 लिखा रहता है, लेकिन शायद ये एग्जैक्ट 1236 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस पर आधारित एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा कि निम्न ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम पूछाता है। तो उनका जन्म 1141 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल 1141 ईस्वी में हुआ था। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है, ये राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर उनकी होगा, उनकी नहीं होगा, उनकी होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। उनकी दरगाह पर हर साल उर्स का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उनकी पुण्यतिथि पर हर साल उर्स का आयोजन किया जाता है, यह भी सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। उनके द्वारा चिश्ती सिलसिले की स्थापना की गई थी, यह फैक्ट इसमें हमने नहीं डाला है, लेकिन ऐसा होता है बेसिकली, चिश्ती सिलसिले की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही बात है। फिर है उनका निधन 1224 में हो गया था, क्या यह सही है? नहीं, 1236 होगा। देखो यहां पर क्या है, 1236 है निधन। ठीक है, तो ये कथन क्या हो गया, ये हो गया गलत। क्या हो गया, ये हो गया आपका गलत। यहां पर लगा दिए, ऐसे टिक लगा दीजिए। और क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है? बस यही नहीं सही है, यही वाला रॉन्ग हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, ये 1236 होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा इसके अनुसार, क्योंकि पूछा है सही नहीं है। अगर पूछा होता सही है तो फिर कूट बन जाता, उसमें आप लगा देते टिक। ठीक है, चलो आगे। अब टॉपिक नंबर 4 है, भारतीय कॉफी निर्यात में भी हाल ही में क्या हुई, वृद्धि दर्ज हुई है। और कॉफी जो है निर्यात के मामलों में कॉफी उत्पादनकर्ता में कौन सा स्टेट आपकी यूपी में, सॉरी इंडिया में आगे है और भारत किस स्थान पर है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। कॉफी का चस्का आप सभी लोगों को लगा होगा, कॉफी आप सभी लोग पीते भी होंगे। ठीक है, हालांकि कई मामलों में जो है खतरनाक भी होती कॉफी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए खैर, अभी क्या हुआ भाई साहब कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये एक एजेंसी है, इसने क्या कहा है के अनुसार भारतीय कॉफी निर्यात $1 बिलियन को पार कर गया है। ये अपने आप में क्या है, एक बड़ी बात है अपने आप में कॉफी, क्योंकि कॉफी के भी कई प्रकार होते हैं, आप सभी लोग शायद जानते होंगे, जिनको कॉफी में बहुत इंटरेस्ट होगा वो लोग जानते होंगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, कॉफी का एक प्रकार है जो कि बहुत ज्यादा निर्यातित हो रहा है, उसका व्यापार क्या हुआ है, बेसिकली क्या हुआ है, $1 बिलियन को पार कर गया है। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व का 8वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। ये डेटा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसा फैक्ट आपके अक्सर एग्जाम में आता है। जो भी खाद्यान्न होते हैं उसमें उत्पादन कर्ता के लेवल पर किस स्थान पर भारत है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे वो चाय हो, कॉफी हो, कहवा हो, ठीक है, सरसों हो, आपका दाल हो, चावल हो, गेहूं हो, ऐसे जो है प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, भारत का स्थान वैश्विक स्तर पर क्या है और भारत के अंदर अलग अलग स्टेट में किस किस स्थान पर कौन कौन सा स्टेट है, ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कृषि में ये आर्थिक वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भारत में इसका उत्पादन कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में किया जाता है। खासकर ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर कॉफी का उत्पादन बड़े मात्रा में किया जाता है। और कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर शीर्ष उत्पादनकर्ता राज्य के रूप में यह भारत में जाना जाता है। यानी कि कर्नाटक में जो है कॉफी उत्पादन बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही तेजी के साथ होता है। यानी कि सबसे नंबर 1 में भारत में कौन है, कर्नाटक राज्य है। किसके लिए, कॉफी उत्पादन के लिए। याद रहेगा आपके पॉइंट, ये फैक्ट है, ये सारे के सारे यहां पर फैक्ट यहां आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से ही सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर आधारित आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहां पर भी आपसे सही नहीं पूछ रहा है, अब आपको बताना है। तो नंबर पॉइंट ए क्या है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारतीय
कॉफी निर्यात $1 बिलियन को पार कर गया है। बिल्कुल सही बात है, यह डेटा के अनुसार बिल्कुल सही बात है, भारत ऐसा कर गया है, यानी कि भारत ने यह उपलब्धि हासिल कर ली है। कॉफी उत्पादन में चीन शीर्ष स्थान पर है। क्या यह पॉइंट सही है? नहीं भाई, शीर्ष उत्पादनकर्ता देश के रूप में ब्राजील का नाम आता है। देखो क्या है, यहां पर ब्राजील है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका, यानी कि बी वाला क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे दो ऑप्शन और हैं, इनको ही पढ़ लेते हैं। भारत में कॉफी उत्पादन के मामले में कर्नाटक शीर्ष राज्य के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है, यह भी सही हो गया आपका, डी ऑप्शन है। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व का 8वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक जो है देश के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है, 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार 8वां सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन था, भारत था कॉफी उत्पादन में। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पूछा कौन सा है, कौन सा सही नहीं है, तो रॉन्ग टिक कहां पे लगा है, इस पे लगा हुआ है, तो बस यही सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी वाला आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़े हम लोग। चलो भाई साहब, बी वाला उत्तर सही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब है टॉपिक नंबर 5, सैंथो लिपि अभी चर्चाओं में है। सैंथो लिपि चर्चाओं में क्यों है, आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि अभी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जो सैंथो लिपि को जो पढ़ेगा, उसके अर्थ को जो बताएगा, उसको एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। आप कहेंगे सर कितना इनाम दिया जाएगा, तो ये देखिए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम या पुरस्कार दिया जाएगा। सैंथो लिपि के बारे में आप लोग जानते होंगे, कई बार हमने आपसे कहा है कि आप अपने प्राचीन इतिहास में जो है सिंधु घाटी सभ्यता और सैंथो लिपि वगैरह को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सैंथो लिपि अभी क्या है, चर्चाओं में है और ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, आप सभी लोग जानते होंगे, इसीलिए जो है क्या है, ये अपने आप में जो है ज्यादा से ज्यादा चर्चाओं में अक्सर रहती है। और इसके बारे में हम लोग 2-4 पॉइंट यहां पर देखते हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है, घोषणा की कि जो सैंथो लिपि पढ़ने वाले और उसके अर्थ को बताने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार दिया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है कि जो सैंथो लिपि पढ़ेगा या पढ़ने वाले को जो है इनाम दिया जाएगा। कितना, $1 मिलियन का। इसको जरा सेंटेंस सही कर लीजिएगा यहां पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग सिंधु घाटी लिपि के बारे में अगर बात करते हैं, तो आप सभी लोग इसके बारे में निश्चित तौर पर अपने प्राचीन इतिहास की किताब में पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी 1-2 पॉइंट यहां पर जो है मजबूती के साथ आपको पता होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग जरा देख लेते हैं। तो इसे बॉस्ट्रो-फेडोन शैली में पहली पंक्ति में दाएं से बाएं और अगली पंक्ति में फिर इसका जस्ट अपोजिट यानी कि बाएं से दाएं लिखा जाता है। यह भी आप लोग जो है पढ़ते होंगे। ठीक है, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने संचार के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल किया था, जिन्हें सिंधु लिपि कहते हैं। यानी कि उनका जो उनकी लिपि थी बेसिकली क्या थी, प्रतीकात्मक थी। अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से वो अपने संचार यानी कि अपना कम्युनिकेशन करते थे, और अलग अलग प्रकार के जो है प्रतीक जो है वहां पर देखने को मिलते हैं। यह लिपि मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और दूसरी कलाकृतियों पर पाई गई है। यानी कि उनके जो है लिपि है अलग अलग जो है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गया, मुहर हो गया, दूसरी कलाकृतियां हो गई, उन पर जो है ये छपे हैं, उन्हीं के माध्यम से कम्युनिकेट करते थे। सिंधु लिपि में प्रमुख चिन्हों की संख्या 400 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और इन्हीं को पढ़े जाने की कोशिश की जा रही है। सिंधु लिपि में छोटे छोटे लेखों के साथ चित्रात्मक रूप में भी लिखा जाता था, यानी कि प्रतीकात्मक के साथ साथ में चित्रात्मक रूप से भी इस लिपि को बेसिकली लिखा जाता था। इसके अलावा सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यदि सिंधु लिपि को पढ़ लिया जाए तो भाई साहब जान लीजिएगा कि बहुत बड़ा स्तर पर जो है बदलाव आएगा, और हम अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को समझने का एक बहुत बड़ा साधन जो है हमें मिल जाएगा। इसीलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इतने बड़े अमाउंट का जो है क्या कहते हैं वो रखा है, पुरस्कार रखा है कि भाई अगर कोई पढ़ लेता है, अगर इसको कोई एक्सप्लेन कर लेता है, इसके अर्थ को कोई बताता है, तो आपको इस बड़े स्तर का इनाम दिया जाएगा। सिंधु लिपि पढ़ने से काफी ज्यादा जो हमारे दिमाग में कई सारी चीजें रह गई हैं, जो हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं, उन सभी चीजों को समझने का हमें मौका मिलेगा, और हम अपनी संस्कृति को और बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। राइट, चलिए अब इस पर आधारित आपके सामने क्या होगा, प्रश्न होगा, जिसका हम लोग उत्तर भी देखेंगे। प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा से कथन इसमें जो है क्या है सही है, ये आपको बताना है। आपके सामने कथन 1 है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है कि जो सैंथो लिपि को पढ़ेगा, पढ़ने वाले को या पढ़ने वाले को, ठीक है, पढ़ने वाले और उसके अर्थ को बताने वाले को, ठीक है, उसके अर्थ को बताने वाले को जो है $1 मिलियन का पुरस्कार दिया जाएगा।
बिल्कुल सही बात है, यही कहा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। दूसरा, यह लिपि मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और दूसरी कलाकृतियों पर पाई गई है। बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है, यानी कि हमारा स्टेटमेंट एक वाला भी क्या है, सही है, और दो वाला भी सही है, यानी कि एक और दो दोनों सही हो जाएगा। तो देखो कहां पर है एक और दो दो, तो ये देखिए यहां पर सी वाला ऑप्शन में एक और दो दोनों है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत आपको यहां पर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। सी वाला सही हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक नंबर 6 आपके सामने है कि भारत और मलेशिया ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर क्या की है, सहमति जताई है। अभी आप लोग जानते होंगे कि मलेशिया के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने अभी क्या की है, बैठक की है। आतंकवाद से लेकर के अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई है और बेसिकली वहां पर विशेष रूप से सहमति की गई है कि हम लोग आतंकवाद पर काम करेंगे। इसके अलावा आप लोग भारत मलेशिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, यानी कि भारत मलेशिया संबंध, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीसीएस वाले और यूपीएससी वाले अभ्यर्थी जरा खास ध्यान दें, आपको टास्क में देता हूं कि आपको बेसिकली क्या है, भारत मलेशिया संबंध, क्या भारत मलेशिया संबंध, भारत मलेशिया संबंध। कई बार इनके संबंधों में खटास आई, जैसे कोरोना के समय में खटास आई, ठीक है। आर्टिकल 370 पर और सीएए पर भी मलेशिया ने भारत का विरोध किया था। बीच में भारत और मलेशिया के संबंधों में खटास आई, लेकिन उसके बाद भी 2023-24 या 22-23 के अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं, इसके बाद भी लगभग 20.1 या 19 समथिंग जो है क्या हुआ, आंकड़ा जो सामने आया है कि 20.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है का जो है व्यापार इनके मध्य में जो है हो रहा है। और इसके अलावा भारत की एक्ट ईस्ट जो नीति है उसका भी खुला समर्थन जो है करता है। इसके अलावा जो है प्रशांत क्षेत्र में इसकी भागीदारी अच्छी खासी है और खासकर चीन के मामलों में भी मलेशिया का साथ जो है भारत के साथ मिलता है। हालांकि चीन के साथ व्यापार मलेशिया का बहुत तेजी के साथ बढ़ा हुआ है और हमें उसे क्या करना है, बीट करना है। इसके अलावा कई अलग अलग मुद्दों की हम बात करते हैं। आसियान की अगर हम बात करते हैं तो आसियान में शामिल होने के साथ ही भारत के व्यापार को बढ़ाने में मलेशिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल है अपने आप में, ठीक है। तो कई सारे मुद्दों पर भारत मलेशिया एकजुट होकर काम करते हैं। ऐसे में भारत मलेशिया संबंध आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। आप लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मलेशिया का क्या महत्व है, अगर एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। एक है मलेशिया, आपका क्या है, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया। फिर क्या है आपका, चीन है, क्या है, चीन है। और फिर क्या है आपका, भारत है। एक बात ध्यान रखिएगा कि मलेशिया और चीन का व्यापार भारत की कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज्यादा है। इसका ट्रेड आपस में क्या है, बहुत ज्यादा है। भारत के साथ ट्रेड इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन सपोर्ट मलेशिया इसको करता है, भारत इसको सपोर्ट करता है। तो व्यापार अभी हाल ही में क्या हुआ, बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर चीन का प्रेशर या चीन का इन्वेस्टमेंट अगर मलेशिया पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि इसकी वजह से भारत पर इसका क्या पड़ेगा, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि एशिया महाद्वीप में बेसिकली मलेशिया जो है भारत के लिए क्या बहुत ही मजबूत है। खासकर व्यापारिक दृष्टिकोण से मलेशिया का योगदान भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से खासकर अलग अलग पॉइंट्स को आप लोग मलेशिया भारत संबंधों पर जो है आप लोग पॉइंट्स बना लीजिएगा। ये आपका टास्क है, खासकर पीसीएस और यूपीएससी वाले बंदे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो भारत और मलेशिया ने आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने, साइबर सुरक्षा और रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। प्रशांत क्षेत्र में भी दरअसल कहीं ना कहीं इसका योगदान है अपने आप में। नई दिल्ली में भारत मलेशिया सुरक्षा वार्ता के दौरान दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदाओं के सहयोग के तरीकों पर भी चर्चा की। इसके अलावा भारत मलेशिया की पहली सुरक्षा वार्ता की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन, अजीत डोभाल, और मलेशिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महानिदेशक कौन, राजा दातो नुसीरवान बिन जैनल अबीदीन ने की। यह बैठक की अध्यक्षता दरअसल इन दो लोगों के द्वारा की गई है, ठीक है। दोनों देशों ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा पर, देखो वैश्विक यानी कि ग्लोबल लेवल पर और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान किया। इसके साथ ही सुरक्षा, रक्षा और समुद्री क्षेत्रों में चल रहे द्विपक्षीय सहयोग पर भी दरअसल बातचीत इसमें की गई है। अब हम थोड़ा सा मलेशिया के बारे में देख लेते हैं कि मलेशिया के बारे में क्या कुछ है। तो मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित क्या एक उष्णकटिबंधीय देश है और बेसिकली मलय सागर से बेसिकली क्या है, ये दो भागों में क्या होता है, विभाजित होता है। यह फैक्ट भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। मलय सागरीय प्रायद्वीप पर स्थित मुख्य भूमि के पश्चिम तट पर मलक्का जलडमरू और इसके पूर्व तट पर क्या है, मलय सागर है। यहां पर मैप में आप लोग मलेशिया को देख रहे होंगे। मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर है। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इधर आपका ब्रुनई है।
फिर उधर साउथ चाइना सी है और यही जो है खतरनाक है अपने आप में। इधर दूर जो है क्या हुआ आपका इंडोनेशिया और यहां पर हो जाएगा आपका क्या सिंगापुर, यहां पर हो जाएगा। ठीक है, भारत सिंगापुर का भी ट्रेड अपने आप में अच्छा खासा है। ठीक है, क्या देखिएगा, चलिए। और देश का दूसरा हिस्सा जिसे कभी कभी पूर्व मलेशिया के नाम से भी जाना जाता है, चीन से लगे उत्तरी मलय सागर में बोर्नियो द्वीप के उत्तरी भाग पर है। ये देखिए यहां पर बोर्नियो द्वीप है, कहां पर, ये देखिए बोर्नियो द्वीप इधर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और राजधानी क्या है इसकी, कुआलालंपुर है। मुद्रा क्या है इसकी, रिंगित है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो भाई साहब, अब इस पर आधारित आपके सामने प्रश्न आ जाएगा। प्रश्न क्या है कि अभी अब देखो प्रश्न बहुत बड़ा लग रहा है कि हाल ही में भारत मलेशिया की पहली सुरक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा की गई है और दोनों देशों ने, क्या दोनों देशों ने होगा भाई साहब, मिस्टेक आज टाइपिंग हो ज्यादा हो गई है, दोनों देशों ने होगा। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर सहमति जताई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, यानी कि अभी जो हाल में बैठक हुई है भारत मलेशिया के सुरक्षा सलाहकारों की, उनमें क्या कुछ सही है स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत मलेशिया की पहली सुरक्षा वार्ता की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मलेशिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महानिदेशक राजा दातो नुसीरवान बिन जैनल आबिदीन ने की है। देखो अब यहीं पर इस प्रश्न में, यही इसी स्टेटमेंट में हो सकता था कि आपसे ये नाम यहां पर चेंज कर ले। तो जब ध्यान रखिएगा, बैठक हुई है तो बैठक में किन किन लोगों ने बैठक की अध्यक्षता की है उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो अगर नाम पता होगा तो आप कहोगे हाँ जी सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर नाम नहीं पता होगा तो आप गलत करके चले आओगे। इसलिए जब भी कोई बड़ी बैठक हुआ करे तो उनकी अध्यक्षता किन किन लोगों के द्वारा की गई है वह भी आपको नाम याद होने चाहिए। राइट, ध्यान रखना दिमाग में। दूसरा, भारत मलेशिया सुरक्षा वार्ता के दौरान दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदाओं में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की है। बिल्कुल सही बात है, यह भी स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, सही है। अब देखो ये प्रश्न ऐसा है कि आप इसमें कोई फैक्ट यहां पर नहीं दिया है, लेकिन जो बैठक हुई है उस बैठक के क्या कुछ परिणाम निकल रहे हैं या क्या कुछ डिसीजन लिए हैं, उन डिसीजनों पर क्या है स्टेटमेंट लिया गया है। तो अगर आप खाली फैक्चुअल डेटा पढ़ने के आदी होंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कॉन्सेप्ट पर काम क्रिया करिए, यानी कि जब भी कोई चीज चर्चाओं में रहा करे तो उसके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी होनी चाहिए। ये सब प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि आपको न्यूज पढ़नी होती है। आप खाली वन लाइनर पढ़ के चले जाओगे, नहीं कर पाओगे भैया, ध्यान रखिएगा, ना यूपीएससी में ना पीसीएस में। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई न्यूज चर्चाओं में हो उसको अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास किया करिए आप लोग। राइट, तो इस आधार पर 1 नंबर स्टेटमेंट और 2 नंबर स्टेटमेंट दोनों क्या है आपके सामने सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों कूट क्या है सही है, क्योंकि लिखा क्या है कि कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1 और 2 क्या है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला से उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और अधिकतर चांस में सी वाला ऑप्शन ही क्या होता है, सही होता है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक नंबर 7 है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अभी चर्चाओं में है। आप कहेंगे सर ये क्यों चर्चाओं में है? चर्चाओं में इसमें इसलिए है क्योंकि अभी इसने बड़ी मात्रा में अपनी जो है उपलब्धि हासिल की है। आप सभी लोग जानते होंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आइए इसके पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ये एक कोटेशन था। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को बलिया से, ठीक है प्लीज देखिए, बलिया से क्या हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना, क्या नाम है उसका, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। ये कई बार आपके जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा आता है। मैंने कई बार कहा कि योजनाएं पुरानी पूछी जाती है, इसलिए उस पर आपको नजर होनी चाहिए। इसलिए फिर से मैं कह रहा हूं कि जो भी योजनाएं हो उन पर आप लोग जो है पकड़ बना लीजिए अच्छे तरीके से। राइट, चलिए दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा महोबा उत्तर प्रदेश में 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की गई थी। यह भी आपको बेसिकली क्या करना है, याद रखना। दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा मुफ्त में प्रदान किया गया था जब यह 2.0 उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। कहां से, महोबा से जो है, और 2021 में। याद रहेगा पॉइंट, ये आपके लिए जरूरी फैक्ट है भाई साहब, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये चर्चाओं में रहा है क्योंकि इसने खास उपलब्धि हासिल की है। क्या क्या पॉइंट है कि पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 30 लाख से अधिक कनेक्शन जो है प्रदान किए गए हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2014 से एलपीजी कनेक्शन की
संख्या 14 करोड़ 52 लाख से बढ़कर के लगभग 32 करोड़ 83 लाख हो गई है। बहुत बड़ा अपने आप में क्या है, नंबर है अपने आप में, ठीक है। और बेसिकली क्या है, जो 100% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है, यानी कि यह योजना अपने आप में जो है बहुत ही तेजी के साथ विकसित हो रही है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई भी 2014 में लगभग 15,300 किलोमीटर से बढ़कर के पिछले वर्ष लगभग 25,000 किलोमीटर हो गई है। प्राकृतिक गैस के बारे में आप जो जानते होंगे, जो लोग दिल्ली में रहते होंगे वो लोग सभी इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है, नेचुरल गैस पाइपलाइन के बारे में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सौर ऊर्जा भी घरों में लगाया जाता है, क्या यह उज्ज्वला योजना में शामिल है? नहीं शामिल है। दैट मींस ये वाला उत्तर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। पूछा है क्या, कौन सा सही नहीं है, जहां पर आप कंफ्यूज बार बार हो जाते हैं। सही नहीं पूछा है, यानी कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कूट 2 किसमें है, बी वाले में है, यानी कि बी वाला क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 8 नंबर टॉपिक है इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का अभी हाल ही में आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। इसका आयोजन किया गया और इस आयोजन के साथ में एक आयोजन और किया गया है, यह बेसिकली नोएडा में किया गया है। आइए हम लोग इसके पॉइंट्स देखते हैं जरा फटाफट, ठीक है। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण यानी प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग, तो उद्योग मंत्री कौन है, श्री चिराग पासवान 8 जनवरी 2025 को गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड में इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, कब करेंगे भैया, 8 जनवरी को, और 8 किस दिन है, बीत गई है। ठीक है, तो किया, ये इससे पहले क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, उद्घाटन किया ऐसा लिख लीजिए आप, उद्घाटन किया ऐसा कर लीजिए। इंडस फूड एशिया की प्रमुख वार्षिक खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी है। या भी पूछ सकता है कि बताओ भाई ये इंडस फूड का ये जो 8वां संस्करण है ये क्या है, तो आप कहेंगे बेसिकली ये इंडस फूड एशिया की प्रमुख वार्षिक खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी है। ठीक है, जिसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में सरकार के वाणिज्य विभाग के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद के द्वारा बेसिकली इसको आयोजित किया जा रहा है। ये भी आपकी चर्चाओं में। बाकी यहां पर कुछ पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं। 8 से 10 जनवरी के दौरान ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में इंडस फूड व्यापार का जो है आयोजन किया जा रहा है। 8वां संस्करण है इस मेले का, और यहां पर भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद यानी कि TPCI इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग के 4थे संस्करण का भी बेसिकली इसमें जो है आयोजन किया जा रहा है। तो यह भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी कुछ पॉइंट्स यहां पर और दिए गए हैं, क्योंकि 2 आयोजन यहां पर बेसिकली होंगे साथ साथ में। ठीक है, तो ये आप इंडस फूड जो सम्मेलन हो रहा है इसके बारे में आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, और दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं वो चाहें तो वहां पर जाकर के इसमें पार्टिसिपेट जो है बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने प्रश्न है कि इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया। बहुत सारा जो है उत्तर सही हो जाएगा, बेसिकली नई दिल्ली होगा। अब देखो नई दिल्ली इसके पास में है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ग्रेटर नोएडा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नई दिल्ली लगा सकते हैं इसको। ठीक है, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के यहां पर ग्रेटर नोएडा ना लिख करके बल्कि यहां पर हमने क्या किया है, नई दिल्ली दिया है आपके सामने, क्योंकि यहां पर बेसिकली क्या है, ये हमने नहीं दिया, ग्रेटर नोएडा नहीं लिखा है, नई दिल्ली लिखा है। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर नोएडा होगा। जैसे कि यूपी पीसीएस में एक बार प्रश्न पूछ गया था कि बताओ आईएसए का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो आईएसए का मुख्यालय बेसिकली है गुरुग्राम में, लेकिन ऑप्शन में आया था नई दिल्ली। कई बार लोगों ने कहा कि नहीं गलत हो गया, नहीं, वो नई दिल्ली गुरुग्राम एक जैसा है, मतलब एक ही है एक तरीके से, तो क्योंकि वो क्या है बेसिकली एनसीआर का एरिया है, तो उसी तरीके से हमने यहां पर नोएडा ना देकर के बल्कि क्या किया, नई दिल्ली दे दिया। तो ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, जानबूझ करके मैंने यहां पर नई दिल्ली ऑप्शन डाला हुआ है। ठीक है, तो प्लीज डोंट कंफ्यूज, ओके, याद रखना इस बात का। ओके, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कोड्डा रेड्डी जनजाति भी हाल ही में चर्चाओं में है। आप कहेंगे सर ये कोड्डा रेड्डी जनजाति क्यों चर्चाओं में है? चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि अभी आप जानते होंगे कि शादियों में खर्चा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं कोड्डा जनजाति ने निर्णय लिया है कि ये लिव इन रिलेशनशिप जो होता है, और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आप लोग जानते होंगे, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इसका प्रचलन बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। खासकर आजकल तो जो युवा पीढ़ी जो हमारी है, यूथ जो है, वो आजकल लिव इन में बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है आगे। ठीक है, खैर
इस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन बात मेन इस जनजाति की है। तो इस जनजाति ने बढ़ते हुए खर्चों के आधार पर लिव इन को मान्यता दी है और कहा है कि भैया हम तो ऐसे ही इसको मानेंगे, राइट। और ये पितृसत्तात्मक परिवार है, यानी कि पेट्रियार्ची सोसाइटी से को ये जो है लाइक करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है पुरुषों का बहुत बड़ा जो है क्या है अपने आप में वर्चस्व है। विवाह के दिन प्रतिदिन महंगे होने से कोडार रेड्डी जनजाति ने लिव इन रिलेशनशिप को क्या कर दी है, मान्यता प्रदान कर दी अपने आप में। यह जनजाति विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के पूर्व और पश्चिम गोदावरी और खम्माम जिलों के पहाड़ी एवं वन क्षेत्र में निवास करती है। मातृभाषा इसकी क्या है, बेसिकली तेलुगु है। कोडा रेड्डी जनजाति की मातृभाषा क्या है, तेलुगु है, याद रखिएगा। पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। यह जनजाति बेसिकली भूमि देवी, ग्राम देवता और नदी देवी की बेसिकली क्या करते हैं, ये पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये अभी जनजाति चर्चाओं में रही है, इसलिए जो है यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने प्रश्न बनेगा कि बताओ कोंडा रेड्डी जनजाति की मातृभाषा क्या है। मलयालम है, तेलुगु है, हिंदी है, संस्कृत है, क्या है, तेलुगु है। सिंपल सी बात है। और तेलुगु से याद आया कि अभी हाल में तेलुगु को लेकर के एक जो है बड़ा आयोजन भी किया गया था कि ताकि तेलुगु को हम लोग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्थापित कर पाएं और चौथी सबसे बड़ी जो है बोली के रूप में, भाषा के रूप में जो भारत में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है टॉपिक क्या है, लास्ट है ब्रिक्स आपके सामने टॉपिक है। इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य भी बन गया है, इसीलिए ब्रिक्स जो है चर्चाओं में है। और ब्रिक्स के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, 5 देशों का बेसिकली क्या है, ये समूह है। स्टार्टिंग से पहले इसको हम ब्रिक बोलते थे, ठीक है। अब क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया, 5 देशों का, BRICS, ठीक है। बी से क्या हो जाएगा आपका, ब्राजील हो जाएगा, आप सभी लोग जानते होंगे। बी से ब्राजील, आर से क्या, रसिया, ठीक है। आई से क्या, इंडिया, ठीक है। और सी से क्या आपका, चाइना, और एस से क्या आपका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये 5 देश इसमें हैं। ब्रिक्स भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लोबल लेवल पर बड़े व्यापार को जो है अपने आप में समाहित करता है, इसलिए ब्रिक्स की उपयोगिता बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। आइए हम इसके पॉइंट्स को देखते हैं। तो इंडोनेशिया को अभी हाल ही में क्या हुआ है, पूर्ण सदस्यता जो है इंडोनेशिया को दी गई है। 2023 में जोहान्सबर्ग में जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उस जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में दरअसल इंडोनेशिया को पूर्ण सदस्यता देने की बात कही गई थी और फाइनली जो है अब जो है ये हो गया, ब्राजील ने घोषणा कर दी इसकी, ठीक है। दूसरा, वर्ष 2024 में ब्रिक्स में किन नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है, वो कौन से देश हैं, तो ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, मिस्र और इथोपिया। इसके अलावा 22 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य में रूस के कजान में ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। 17वां कहां पर आयोजित होगा ये आपको बताना है, ये आपके लिए क्या है, टास्क है इसका, ठीक है। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे ब्रिक्स के बारे में 2-4 पॉइंट देख लेते हैं। ब्रिक्स एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। ब्रिक्स का नाम इन देशों के अंग्रेजी के पहले अक्षर से लिया गया है, तो BRICS, ठीक है। इसकी स्थापना साल 2009 में होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है, चीन के संघाई में है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ब्रिक्स देशों का वैश्विक आबादी में 41% का हिस्सा है। ये 5 देश वैश्विक आबादी का अपने आप में 41% समेटे हुए हैं, बहुत बड़ा जो है अपने आप में समूह है। इसके अलावा इन देशों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद कितना है, GDP 24% है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इन देशों का वैश्विक व्यापार कितना है, 16% है, 16% है, यह भी आपको क्या करना है, बेसिकली याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हो गए जो आपको जानने जरूरी थे। अब इस पर आधारित एक प्रश्न है। अब देखो ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में आते हैं जो कि आपके लिए क्या है, बहुत जरूरी है। अब ब्रिक्स चर्चाओं में था तो यहां पर लिख दिया संगठन और उसका स्थापना वर्ष, और पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। तो यानी कि अब ब्रिक्स चर्चाओं में था तो ब्रिक्स को तो यहां पर शामिल कर लिया, लेकिन उसके अलावा 3 और संगठन यहां पर लिख दिया जिसकी स्थापना वर्ष भी आपको बतानी है कि कौन सा इसमें बेसिकली क्या लिखा है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देखो WTO की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है ना, भारत ने बनाया था ना, भारत पेरिस ने, तो इसका स्थापना 2015 में होता है। इसी का जो संगठन है कहां पर है, वो गुड़गांव में है आपका, ठीक है। चलो गुरुग्राम में। WHO की स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। और ब्रिक्स की स्थापना बेसिकली 2006 में हुई थी, क्या ना जी, 2009 में हुई थी, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या है आपका गलत हो गया। और क्या पूछा है, कौन सा एक युग्म सही नहीं है, तो यही वाला युग्म क्या है, नहीं सही है, यानी कि ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका, यानी कि गलत है, तो ये सही नहीं पूछा है, तो यही वाला हो जाएगा आपका सही, यानी कि ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अब ध्यान रखना कि जो भी ये अंतरराष्ट्रीय संगठन यहां पे लिखे गए हैं, इन सभी के अध्यक्षों के नाम, इनकी स्थापना वर्ष वगैरह सब कुछ आपको पता होने चाहिए। यह भी आपके लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आपके लिए एक सिंपल सा सुंदर सा प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत आसान सा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका उत्तर आप लोग ज्यादा से ज्यादा देंगे। और इसके अलावा एक प्रश्न मैं आपके सामने देता हूं कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ब्रह्म समाज और मोपला विद्रोह दोनों ही आपके प्री प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं और इस पर आपको क्या करना है, अपने आंसर को लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर लिखते होंगे, इसके बारे में पढ़ते भी होंगे। ठीक है, बाकी मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू हो गया, जिसके लिए भी नंबर मैंने आपको वहां पर बता दिया था। आप चाहें तो वहां से जुड़ करके अपना 2024, 25 या 26 जब भी आपको एग्जाम देना हो, उस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। राइट, तो ये होगी छोटी सी सूचना। मिलेंगे कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ, एक नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। वीडियो के अंत में छोटा सा क्लिप चलेगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।